नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान के 30 प्रश्न देखने वाले हैं। मनोविज्ञान का पेपर नंबर 22 है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको देखने को ये मिलेंगे और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए गूगल पर सर्च कर लेना स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल। वहाँ से आपको लगभग 15,000 प्लस एक चैनल मिलेगा जिसमें 15,000 प्लस सदस्य रहेंगे स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से। उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो सभी के लिए बेहद उपयोगी है, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। आपके पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों? पहला प्रश्न है आपके, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। पहली जो अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था पहली थी साथियों। फिर उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर नहीं है विकल्प में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इनकी दूसरी अवस्था थी अपने सिद्धांत की। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो विकल्प नंबर आपके 2 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रारंभिक पेशीय विकास निर्भर करता है, परिपक्वता पर निर्भर करता है, अधिगम पर निर्भर करता है, दोनों पर या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। जो प्रारंभिक पेशीय विकास होता है साथियों, वो परिपक्वता और अधिगम दोनों पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे बालक में परिपक्वता आती जाएगी उसका पेशीय विकास अच्छा होगा, ज़्यादा सही तरीके से चीज़ों को वो पकड़ना, तेज दौड़ना, चलना इत्यादि सीखेगा और इसके लिए उसे अधिगम भी करना होगा, इस चीज़ का सीखना होगा। तो विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, यूनान से और जर्मन से। तो साथियों, एक शब्द है एडोलसेंस। एडोलसेंस जो शब्द है इसका अर्थ होता है किशोरावस्था और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुई है। किससे हुई है? एडोलसियर शब्द से एडोलसेंस बना है। तो ये एडोलसियर शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा प्रश्न देखेंगे, तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना जैसे स्थूल पेशीय कौशल किस उम्र में विकसित होते हैं? 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में और 7 वर्ष में। देखिएगा, यहाँ पर स्थूल पेशीय कौशल और सूक्ष्म पेशीय कौशल 2 प्रकार के पेशीय कौशल होते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे स्तर पर और स्थूल मतलब बड़े स्तर पर। तो बालक तेज और दौड़ रहा है, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद ले रहा है। साथियों, ये जो स्थूल पेशीय कौशल है ये बालक में 5 वर्ष में विकसित होते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो 5वां प्रश्न देखेंगे, आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, थॉमस हंट है, जेम्स वाटसन है और चार्ल्स डार्विन है। तो बताओ प्रश्न संख्या 5 में कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? आनुवांशिकी के जनक इनमें से किसको माना जाता है? साथियों, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इन्होंने मटर पर प्रयोग करके आनुवांशिकता से संबंधित जो प्रमाण है वो दिए थे। तो विकल्प नंबर आपका 1 है जो प्रश्न नंबर 5 में, ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए 6वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थूल पेशीय कौशल है? सीढ़ियों पर चलना, चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना, ब्लॉक बनाना और इनमें से सभी। तो देखो, स्थूल मतलब बड़े स्तर पर। साथियों, यहाँ पर ब्लॉक बनाना और चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना ये स्थूल पेशीय कौशल नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सीढ़ियों पर जो चलना है साथियों, ये सीढ़ियों पर चलना स्थूल पेशीय कौशल का ही एक भाग है। विकल्प 1 आपका जो है ये स्थूल पेशीय कौशल का उदाहरण है। तो ये ही आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। तो 7वां प्रश्न है आपके, किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, अर्थात परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार उपयुक्त लक्षण किस अवस्था में प्रदर्शित होता है? संवेदी पेशीय अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है कि तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से, साथियों अमूर्त रूप से कर रहा है, तो चौथी अवस्था में ये चीजें होती है
परिकल्पनात्मक चिंतन उसमें विकसित हो जाता है, वो जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके प्रति भी वो तर्क देने लग जाता है। यह जीन पियाजे के सिद्धांत की जो अंतिम और चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था के ये लक्षण है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। तो 8वां प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशुओं में उपस्थित प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाओं में गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना कहलाता है। रूटिंग कहते हैं इसको, मोरो कहते हैं, बेबिंस्की कहते हैं या पकड़ना कहते हैं। तो देखो, नवजात शिशु में कुछ प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जैसे रूटिंग है, मोरो है, बेबिंस्की है, पकड़ना है। लेकिन उनमें यहाँ पर एक जो उदाहरण आपसे पूछ रहा है कि आप नवजात शिशु के गाल को अगर हाथ लगाते हो तो वो सिर घुमाता है और अपने मुंह को खोलता है साथियों। इसको कहा जाता है रूटिंग। क्या कहा जाता है इसको? रूटिंग कहा जाता है। विकल्प 1 आपके 8वें प्रश्न में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 9 पर। तो 9वां प्रश्न देखेंगे, बच्चे की हथेली को यदि उंगली से दबाया जाता है तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। यह कहलाता है रूटिंग, मोरो, बेबिंस्की और पकड़ना। वही 4 विकल्प पिछले प्रश्न की तरह आपके सामने हैं। अब वहां पर आप मुंह के यहाँ हाथ लगा रहे हो या गाल को छू रहे हो तो सिर को एक तरफ घुमाता है और अपने मुंह को खोलता है, वो तो कहलाएगा रूटिंग। और यदि आप बच्चे की जो हथेली है उसको उंगली से दबाया जाता है तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है, मतलब उस चीज को पकड़ लेती है, तो फिर इसको कहा जाएगा पकड़ना। क्या कहा जाएगा? इसको पकड़ना कहा जाएगा साथियों। चौथा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। साथियों, आपके प्रश्न नंबर 10 है, RT 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, 6 से 12 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को। देखो, RT 2009 जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं राइट टू एजुकेशन। साथियों, ये RT 2009 जो है इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। और इसमें ये जो कक्षा 1 से 8 वाले बच्चे हैं इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। लेकिन अगर कोई बालक विकलांग वगैरह बालक है या फिर दिव्यांग श्रेणी में है तो साथियों उसको अतिरिक्त 4 वर्ष की छूट दे दी जाती है। लेकिन यहाँ नॉर्मली जब ऐसा पूछा जाता है तो आपको कौन सा सही करना है? 6 से 14 वर्ष। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, 11वां प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था या जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था? तो जो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे, मैस्लो ने नहीं दिया है, बल्कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था साथियों। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 11 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो आपके 12वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास बहुदिश है, विकास संशोधन युक्त नहीं होता है और मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो देखो, असत्य कथन की अगर हम बात करें तो यहाँ विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये जीवन भर चलती रहती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। विकास बहुदिश होता है साथियों, विकास सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होता है बल्कि अलग अलग सभी दिशाओं में विकास होता है, ये भी सही है। विकास संशोधन युक्त नहीं होता है, ये फिर यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि विकास संशोधन युक्त होता है, यहाँ ये एक गलत कथन हो गया। अर्थात आपका जो तीसरा विकल्प है ये विकास के संदर्भ में क्या है? असत्य कथन है। तो आपके 12वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। बाकी जो चौथा विकल्प कह रहा है कि मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल साथियों, मानव विकास के जो अलग अलग पक्ष है जैसे मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सभी एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। तो ओनली थर्ड विकल्प ही आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। तो 13वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 क्या पूछ रहे हैं साथियों? प्रसव पूर्व काल की अवधि होती है लगभग 40 सप्ताह होती है, लगभग 41 सप्ताह होती है, लगभग 39 सप्ताह होती है
और लगभग 42 सप्ताह होती है। तो बताओ भाई 13वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है। प्रसव पूर्व काल की अवधि कितने सप्ताह होती है। तो आपके 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों, प्रसव पूर्व काल की अवधि लगभग 40 सप्ताह होती है। 40 सप्ताह है मतलब 40 इंटू 7 बराबर 7 चौक 28, लगभग 280 दिन होती है साथियों। तो विकल्प एक आपके बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न है आपके, विकास के शिरः पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार, जो विकास का एक सिद्धांत है शिरः पदाभिमुख सिद्धांत, ये क्या कहता है साथियों कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से मध्य की ओर होता है, या विकास मध्य से सिर की ओर होता है। तो बताओ भाई 14वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जो विकास का शिरः पदाभिमुख सिद्धांत है साथियों, ये कहता है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर मतलब मस्तिष्क से नीचे पैरों की तरफ विकास जाता है। सबसे पहले जैसे जब बालक गर्भावस्था में होता है साथियों, तो गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, उसके मस्तिष्क का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे अन्य चीजें शरीर की उसकी बनती जाती है। तो यहीं से विकास चालू हो जाता है। विकल्प नंबर आपका जो एक है प्रश्न नंबर 14 में, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। तो 15वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है, शुगधिशयिता है। क्या है साथियों शुगधिशयिता? अवधान संबंधी विकार है एक, ये मनोगतिक संबंधी विकार है, एक प्रकार की विचलन है, और ये आहार ग्रहण संबंधी विकार है। तो इनमें से बताइए शुगधिशयिता का सही अर्थ किससे लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो साथियों 15वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर है, शुगधिशयिता एक आहार ग्रहण संबंधी विकार है। कैसा विकार है? भोजन ग्रहण संबंधी भी आप इसको कह सकते हो, या आहार ग्रहण संबंधी विकार भी आप इसको कह सकते हो। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाइएगा। यहाँ पर आपके सभी विषयों के 100 टेस्ट लिए जा रहे हैं बिल्कुल ही निःशुल्क। मनोविज्ञान का ये 22वां ही टेस्ट है। अभी इसके बाद 78 टेस्ट और आने वाले हैं। हिंदी के भी पूरे 100 टेस्ट लेंगे, और उसके बाद में शिक्षण विधियों के भी पूरे 100 टेस्ट लेंगे। आपके राजस्थान जीके के भी पूरे 100 टेस्ट लेंगे। राजस्थान जीके की मैंने कला से भी चला रखी है साथियों, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबों में से आपको राजस्थान जीके ऑथेंटिक प्रमाणिक पुस्तकों में से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16, यदि दौड़ते समय बच्चा सड़क पर फिसल जाता है तो बालक सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई जैसे व्यवहार का प्रदर्शन करता है, यह कहलाएगा अहम केंद्रवाद कहलाएगा, जीववाद कहलाएगा, अंतः प्रज्ञात्मक विचार कहलाएगा, या अंतर्बोध विचार कहलाएगा। तो बताइए 16वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही है। देखो दौड़ते दौड़ते बच्चा क्या सड़क पे गिर रहा है, और क्या कह रहा है कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई है। इसका मतलब सड़क को वो क्या मान रहा है, सजीव समझ रहा है। प्रत्येक वस्तु को सजीव समझना क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 16 में। जबकि अहम केंद्रवाद में वो खुद को केंद्र मानता है और ये सोचता है कि सारी दुनिया मेरे हिसाब से चलती है। तो विकल्प 2 ही आपके 16वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। तो 17वां प्रश्न देखेंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप यह किसके प्रकार है। गुणसूत्रों के प्रकार है, ये जीन के प्रकार है, शुक्राणुओं के प्रकार है, और इनमें से सभी। तो जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है ये गुणसूत्रों या शुक्राणुओं के प्रकार नहीं है, बल्कि ये दोनों किसके प्रकार माने जाते हैं साथियों, ये दोनों जीन के प्रकार माने जाते हैं। किसके प्रकार माने जाते हैं, जीन के प्रकार माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आपको किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाइएगा, ताकि उसमें अपेक्षित संशोधन किया जा सके। हो सकता है कि भाई कोई मानवीय भूल हो जाए किसी प्रश्न में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। आपके 18वां प्रश्न है साथियों, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, और मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो देखो
जो गुण सूत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपको प्रश्न संख्या 18 में इसका सही उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है साथियों वो है गुण सूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न देखेंगे अब साथियों। 19वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न की लैंग्वेज को समझना और फिर उत्तर देना। सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में सम्मिलित नहीं है माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य, विद्यालय, समूह और समाचार पत्र। तो ये जो 4 विकल्प है, इन विकल्पों में से कौन सा वो विकल्प है जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो साथियों माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक शुरुआत में इन्हीं के साथ रहता है। विद्यालय भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है सामाजिकरण के लिए। समूह मतलब जिस समूह में बालक रहता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन समाचार पत्र सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं। विकास, सिर्फ यही प्रश्न है विकास। अब देखो विकल्प को, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, गतिशील व क्रमबद्ध है, पूर्व कथनीय है और कथन एक असत्य है। तो देखो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न पर बोनस मिलना चाहिए क्योंकि इसके चारों ही विकल्प यहाँ पर सही आप कर सकते हो या फिर 3 विकल्प को सही कर सकते हो, क्योंकि विकास पूर्व कथनीय भी होता है, विकास गतिशील व क्रमबद्ध भी होता है, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। अब ये कह रहा है कि कथन एक असत्य है, तो भाई असत्य नहीं है कथन एक, ओनली चौथा विकल्प ही यहाँ पर गलत है, बाकी के सारे ही विकल्प सही है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो 20वें प्रश्न में पहला विकल्प भी सही है, दूसरा विकल्प भी सही है, तीसरा विकल्प भी सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो 21वां प्रश्न देखते हैं आपके 21वां प्रश्न। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? IQ पूछा जा रहा है यहाँ पर। 100 होगी उसकी बुद्धि लब्धि, 120 होगी, 1200 होगी या 12 होगी? तो देखो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? मानसिक आयु बटे उसकी वास्तविक आयु इंटू 100 किया जाता है और इससे किसी भी बालक की या किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि आप निकाल सकते हो। तो उसकी मानसिक आयु है 12 वर्ष, उसकी वास्तविक आयु है 10 वर्ष, इंटू 100 कर देंगे साथियों। 10 इंटू 10 में 100 में 10 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 10 दाई 100, 10 बार। और 12 इंटू 10 किए तो 12 दाई कितना हुआ साथियों? 120। अर्थात उस बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी निकलेगी? फिर 120 निकलेगी। दूसरा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। मानव विकास के लघु मंडल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? जनसंचार को, कार्यस्थल को, विचारधाराओं को और विद्यालय को। साथियों लघु मंडल, मध्य मंडल और बाहरी मंडल, इनके अंतर्गत ये चीजें चलती है। तो जनसंचार और विचारधाराएं ये लघु मंडल में नहीं आएगी, बल्कि बालक का जो विद्यालय है वो लघु मंडल में आ जाएगा। विकल्प आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 23 को। बच्चा वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है एवं वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं व प्रतिवर्ती मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम किस अवस्था में हो जाता है? संवेदी पेशी अवस्था में हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है? साथियों आपको 23वें प्रश्न का सही उत्तर देना है। जो प्रश्न पूछ रहा है एक बार प्रश्न को समझ लो, थोड़ा क्वालिटी वाला प्रश्न है, क्योंकि जल्दबाजी में तो आप इसका आंसर गलत कर दोगे। बालक क्या कर रहा है? वस्तुओं को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर रहा है। उसके बाद में जो वस्तुओं की मानस प्रतिमाएं हैं
और उनकी प्रतिवर्ती मानसिक संक्रियाएं हैं उसको करने में भी सक्षम हो रहा है। तो साथियों ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है जो कि 7 से 11 या 12 वर्ष तक चलती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 23 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। तो 24वां प्रश्न, प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। अनुबंधन विलोप कहलाता है, अनुबंधन सामान्यीकरण कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है या स्वतः पुनः प्राप्ति कहलाता है। तो साथियों अनुबंधन का विलोप तो कब होता है? जब अनुबंधन स्थापित हो रहा है और हम पुनर्बलन नहीं दे रहे हैं, जो अनुबंधित जो उद्दीपक है उसको प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो फिर अनुबंधन का क्या हो जाता है? विलोप हो जाता है। तो जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि समाप्त हुई अनुबंधित जो अनुक्रिया है वो कुछ समय बाद पुनः प्रकट हो रही है, ठीक है, तो उसको हम स्वतः पुनः प्राप्ति के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 पर। तो चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। 25वां प्रश्न साथियों, 25वां प्रश्न है, अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला, एल नहीं है, ये एक लिखा था मैंने ना, एक श्रृंखला को उसकी प्रस्तुति के सुनिश्चित क्रम में सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमिक अधिगम उसको कहेंगे साथियों, उसको मानकीकरण कहेंगे, उसको अधिगम अंतरण कहेंगे या उसको सर्वेक्षण कहेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं प्रश्न कि जो हम अनुक्रिया करते हैं उसकी एक निश्चित श्रृंखला को प्रस्तुति के जो मतलब हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, हम उसी क्रम में उस चीज को सीख रहे हैं साथियों, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, तो फिर इसको हम क्रमिक अधिगम के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 25 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो साथियों हम 26वें प्रश्न पे आ चुके हैं। आपके प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे, प्रोफेसर कोठारी यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे, प्रोफेसर कृष्णन यहाँ पर अध्यक्ष थे या प्रोफेसर मुदालियर अध्यक्ष थे एनसीएफ 2005 के। तो बताइए भाई 26वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे साथियों। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए एनसीएफ 2005 का गठन किया गया था और यशपाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो विकल्प 1 आपके सही है प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 27 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 27, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वप्न देखने और नींद से जागने की क्रिया से संबद्ध है कहलाता है। उसे हम तारत्व कहते हैं, उसे हम स्वर्णिम कहते हैं, उसे सेतु या पोन्स के नाम से जाना जाता है और उसे फाई घटना कहते हैं। तो देखो मस्तिष्क के जिस भाग से हम स्वप्न देखते हैं और नींद से जागने की क्रिया भी इसी से संबंधित होती है साथियों, इसको सेतु या पोन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेतु या पोन्स के नाम से इसको जानते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न है आपके, अधिगम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें ऐच्छिक अनुक्रिया उसके परिणामों द्वारा निर्धारित होती है? क्रिया प्रसूत अधिगम, प्राचीन अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पिछले टेस्ट में भी मैंने इस प्रश्न को कराया था, रिपीट हुआ है प्रश्न, लेकिन कुछ प्रश्न रिपीट होने चाहिए ताकि एग्जाम में एनी हाउ कंडीशन में आपके वो प्रश्न गलत नहीं हो साथियों। तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, मैंने पिछले पेपर में भी बताया था आपको, क्रिया प्रसूत अधिगम में ऐसा होता है जिसमें जो हमारी ऐच्छिक अनुक्रियाएं हैं, मतलब जिनको हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो अनुक्रिया किसके द्वारा निर्धारित होती है कि जो अनुक्रिया हम कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या परिणाम मिलेगा, यह क्रिया प्रसूत अधिगम के अंतर्गत होता है। और क्रिया प्रसूत अधिगम किसके द्वारा दिया गया था? B.F. स्किनर के द्वारा, ब्रूस हस, फ्रेडरिक
स्किनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। जबकि अंतर्दृष्टि अधिगम किसके द्वारा दिया गया था साथियों? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम दिया गया था। गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन आता है? वर्दीमर आता है, आपके कोपका आता है और आपके कोहलर आता है। ये तीनों ही गेस्टाल्टवादियों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ ओनली विकल्प एक ही आपके सही है 28वें में। नेक्स्ट 29वां प्रश्न देखेंगे। शरीर का आंतरिक असंतुलन जो अंतर्नोद को जन्म देता है को कहा जाता है? अभिप्रेरणा कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है, आवश्यकता कहा जाता है या इनमें से सभी? तो 29वें प्रश्न में एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को और फिर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। शरीर का आंतरिक असंतुलन, ठीक है, आंतरिक असंतुलन शरीर में हुआ, इससे अंतर्नोद जन्म ले रहा है। तो अंतर्नोद किससे जन्म लेगा साथियों? आवश्यकता से अंतर्नोद जन्म लेता है। किससे? आवश्यकता से। जैसे आवश्यकता कैसे भी हो सकती है, जैसे पानी की आवश्यकता हुई, आपको भोजन की आवश्यकता हुई, तो इससे पानी की आवश्यकता होगी तो फिर क्या लगेगी? प्यास। फिर प्यास वहां पर क्या है? आपके अंतर्नोद है। भोजन की आवश्यकता लगे हुई तो आपको क्या लगेगी? भूख। भूख क्या है? आपके अंतर्नोद है। तो इस प्रकार ये चीजें आवश्यकता से उत्पन्न होती है। तीसरा ही विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। लेकिन वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को एक शेयर जरूर करिएगा साथियों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। किसी भी प्रकार का शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, पूर्णतः निःशुल्क सारी चीजें आपके पास आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति आपको करनी है। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है। स्मृति, सहायक संकेत, अभिप्रेरक, आदत और मॉडलिंग। तो देखो बालक यहाँ पर सामाजिक अधिगम कर रहा है। कैसे? प्रेक्षण मतलब होता है अवलोकन करना, मतलब दूसरों को वो देख रहा है, फिर देख कर के उनका अनुकरण कर रहा है, मतलब उनके जैसा वो व्यवहार कर रहा है और सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार को वो सीख जाता है। तो साथियों इसको ही मॉडलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मॉडलिंग कहा जाता है। चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत साथियों।